वेलकम टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है मैथ्स की बेटा डिवीजन सीरीज में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं और साथ साथ बेटा मैं साइंस के भी जो प्रीवियस क्वेश्चंस के एमसीक्यूज हैं वो वन बाय वन मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। आप एक काम करेंगे बेटा, अगर इन एमसीक्यूज को भी आप डीपली समझ लेंगे तो आपका जो है इस बार को जो एग्जाम है उसमें एमसीक्यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आपको मैं केस स्टडीज करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन करना है या पूरा पेपर एक्सप्लेन करना है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा आज की वीडियो, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, पहले तो बेटा यहाँ पर जो है आपको पता है साइंस के 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आते हैं, सभी को पता है। ठीक है, सेम ही पैटर्न है बेटा जो इस साल आपका आना है एग्जाम में, वही आपका लास्ट ईयर भी था 23 में। ओके, तो ये जो कोड है आपका 31C3, ठीक है बेटा, इसके एमसीक्यूज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, देखो बेटा इसमें ना 3 सेट होते हैं, 1 2 3। क्वेश्चन पेपर कोड तो ही रहेगा 31C रहेगा, लेकिन ये 1 2 3 हो जाएगा। तो मोस्टली क्वेश्चन जो बेटा तीनों सेट में एमसीक्यूज और केस स्टडी वो सेम ही होते हैं, ज्यादा वेरिएशंस नहीं आता है। इसीलिए मैं सभी का बेटा आपको क्वेश्चन जो है सेट 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, देखो, यू वांट टू टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑफ अ वाटर बट हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। आप जो है बेटा वाटर की हार्डनेस को चेक करना चाहते हो, लेकिन आपके लैब में हार्ड वाटर अवेलेबल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मे बी डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर टू मेक इट हार्ड। तो बोल रहा है कि प्योर वाटर में हम इन सब में से कौन सा जो कंपाउंड है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ताकि उसको हम हार्ड बना सके वाटर को। तो आपने बेटा पढ़ा होगा जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, हार्ड वाटर बनाने के लिए आपको कहना कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे वो कैल्शियम आपका क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो। तो इसका मतलब बेटा ये जो दो है ना आपके पास, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये दोनों ही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहां पर क्या कहता है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बट आपको पता है कार्बन जो है मोस्टली दो प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है वैसे तो, एक टेट्रावैलेंसी होती है, एक की कैटेनेशन होती है, और आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना होता है हैविंग द सेम फॉर्मूला। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, ब्रांचेस की फॉर्म में या जिस तरीके से होता है। लेकिन एलोट्रोपी की जब बात करें ना बेटा, तो एलोट्रोपी का मतलब होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब बेटा ऑप्शन नंबर जो सी है वो प्रॉपर्टी नहीं है जो लार्ज नंबर कंपाउंड फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। इन सब में से कौन सा जो आपका सॉल्यूशन है, जो भी चीज है, कंपाउंड है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। देखो बेटा, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में से करंट पास नहीं होता है। अगर ड्राई फॉर्म में HCl गैस तो बेटा उसमें भी करंट पास नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात बेटा अगर बात करें डाइल्यूट H2SO4 की बात करें हम, तो ये अपने अंदर से करंट पास नहीं करवाएगा, लेकिन अल्कोहल के अंदर से भी करंट पास नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट होगा। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है, एक बार देखने क्या कहना चाहता है। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इफ द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड इज Ma एंड द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज Mc, तो बताइए इनका रेशियो क्या होगा Mc/m। देखो बात समझने ध्यान से, आपको पता है जब हम H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, आपको पता है ना इसमें हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा एसिड कंपाउंड ऐड कर देते हैं ताकि आयंस फ्रीली मूव कर सके। तो आपको पता है इसमें से एक हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक ऑक्सीजन गैस निकलती है, और आपको पता होगा हाइड्रोजन हमेशा डबल अमाउंट में निकलती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 जब एक्सप्लेन किया था तब समझाया था आपको। ओके, देखिए अब बोला क्या गया है यहाँ पर, जो एक गैस निकल रही है एनोड पे, तो बेटा एनोड बेसिकली क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव। तो एनोड पे तो हमारी ऑक्सीजन गैस निकलेगी और कैथोड पे हमारी निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपको पता है बेटा जो हाइड्रोजन गैस हमारा है, देखो मास एट एनोड, एनोड पे जो मास कलेक्ट होगा ऑक्सीजन को होगा, ठीक है, कैथोड पे जो मास कलेक्ट होगा ओके हाइड्रोजन को होगा। और आपको पता है बेटा यहाँ पर जो है अगर हम बात करें O2 का मास 1 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या बेटा डबल अमाउंट में है कि नहीं है, डबल अमाउंट में है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हम देखें
O2 कितना बेटा आपको पता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 होता है। 2 का कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो देखें 32, ठीक है। और हाइड्रोजन का देखा जाए बेटा, आपको पता है एक हाइड्रोजन एटम कितना मास होता है, 1 होता है। यहाँ पर कितना बेटा, 4 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आएगा। तो कितना होगा बेटा, 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया द वैल्यू ऑफ MC अपॉन में MA बोला गया ना बेटा, MC अपॉन में MA, तो MC अपॉन में MA बोला है, तो अगर इसको हम उल्टा कर देंगे, MC अपॉन में MA तो जाएगा 1/8 हो जाएगा। कुछ समझ में आई बेटा, बात नहीं आई, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बेटा इसका, नहीं समझे। देखो ना बेटा, आपको बोला गया MC मतलब मास जो कैथोड पे इकट्ठा हो रहा है, तो कैथोड पे तो बड़ा हाइड्रोजन गैस है ना, तो MC तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और MA कितना हो जाएगा, वहां पर क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना और बड़ा 16 होता है, 16 to 32 देख लो, तो 1/8 हो जाएगा। क्लियर, अब तो बस समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखें, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर बेटा क्वेश्चन क्या है, गया है कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंस, ठीक है, हमने फॉलोइंग सब्सटेंस देख लिया। एसिडिफाई, इसको बेटा कहते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है, ठीक है। आउट ऑफ दिस द कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है बेटा, आपने ना चैप्टर नंबर 4 में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको। एक तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन KMnO4, ये दोनों ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, मतलब ये हेल्प इन द, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये उसको ऑक्सीडाइज करने में मदद करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही होंगे यहाँ पर आपका, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, हो सकते हैं। और बेटा एक चीज और, ऑक्सीजन भी तो हेल्प करता है ना, अगर मैं किसी भी कंपाउंड जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ मैं और ऑक्सीजन का ऐड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन भी तो एक बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा है C, ये ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेटा रिडक्शन में हेल्प करता है ना, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक, क्लियर नोट। अब बेटा आपको यहां पर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि इन सब में से कौन सा बेस नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप सभी को पता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, ठीक है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 की अगर बात करें, तो यहां पर बेटा ये ना सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये बना कैसे बेटा आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको पता है एसिड बेस प्लस एसिड, और ये एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है ना। तो एक तरीके से बेटा कह सकते हैं ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। जिंक ऑक्साइड की बात करें तो ये मेटलिक ऑक्साइड है, और मेटलिक ऑक्साइड आपको पता है बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा बेस नहीं है, C ऑप्शन जो है वो बेस नहीं है। अब 7th क्वेश्चन को बेटा देखेंगे, 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर पाउडर, ठीक है, 2 ग्राम हमने सल्फर पाउडर को इज बर्न इन अ चाइना डिश, ठीक है, एंड फ्यूम्स आर कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपने क्या करा, एक बेटा सल्फर है 2 ग्राम आपने लिया, उसको आप क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं चाइना डिश में, तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है। उस फ्यूम्स को हमने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर दिया, ठीक है। वाटर इज एडेड इन द टेस्ट ट्यूब, फिर उसमें हमने क्या करा बेटा, जब सल्फर डाइऑक्साइड में हम वाटर को ऐड करेंगे, तो आपको पता है क्या बन जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, H2SO4 बन सकता है, या H2SO3 बन सकता है, ठीक है, मतलब एसिड बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ टेस्टेड, the solution is tested separately with blue and red litmus paper. The correct option, देखो बेटा अब मेरी बात को ध्यान समझना, आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो बेटा ये ना आपका एक तरीके से क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये जो है अगर वाटर के साथ अगर आप उसको मिक्स करेंगे तो ये बनाएगा बेटा एक एसिड बनाएगा, ठीक है। अब एसिड के अंदर जब हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ब्लू टर्न्स रेड एंड रेड रिमेन्स रेड, रेड वाला तो बेटा रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू वाला जो आपका वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी बात क्या, पुअर कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो
वैल्यूएबल तो बेटा सारे के सारे हैं, लेकिन कॉपर भी गुड कंडक्टर है, जिंक भी गुड कंडक्टर है, सिल्वर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए बेटा ऑप्शन में जो सी हमारा है लेड, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लेकिन वैल्यूएबल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अच्छा एक बात बेटा, आप ना क्वेश्चंस को जो है सॉल्यूशन देखने से पहले खुद ट्राई करके देखिए और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। द ऑर्गेनिजम्स इन विच एन आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। आपको बेटा आउटग्रोथ मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आउटग्रोथ मतलब जैसे बडिंग नहीं देखी बेटा आपने, हाइड्रा देखा ना, आउटग्रोथ जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये एक हाइड्रा है, सपोज कीजिए ना, तो यहाँ से जो आउटग्रोथ इसको कहते हैं बेटा, ये जो बर्ड फॉर्मेशन हो इसको बर्ड कहते हैं ना, जो बर्ड निकल रहा है इसको हम आउटग्रोथ कहते हैं। तो बेटा ये जो आउटग्रोथ होने के बाद, ये मैच्योर होने के बाद, तो डिटैच होने के बाद एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, तो वो सिर्फ आपका एक ही है, यीस्ट है या फिर हाइड्रा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, as compared to daytime the amount of carbon dioxide released by the plants during night is more। देखो आपको पता है बेटा डे टाइम से ज्यादा, ओके, जो अमाउंट ऑफ CO2 गैस निकलती है ना वो रात के टाइम पे ज्यादा निकलती है बेटा। ऐसा क्यों होता होगा? CO2 गैस जो है रात के टाइम पे ज्यादा रिलीज होती है कंपेयर टू दिन के टाइम पे। आपको पता है बेटा दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो वो अपना ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं प्लांट्स। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, तो इसी वजह से जो है आपका CO2 का अमाउंट ज्यादा रिलीज होता है कंपेयर टू द ऑक्सीजन कंपेयर। ठीक है, तो इसमें जो देखेंगे आपका, देखिए इट इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डे टाइम, मेजर अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम, प्लांट्स डू नॉट रेस्पायर ड्यूरिंग डे टाइम। यहाँ पर पूछा क्या है बेटा, बोला गया कि CO2 जो गैस निकल रही है वो ज्यादा अमाउंट में क्यों निकलती है रात के टाइम पर, बताइए बेटा। ठीक है, तो इसमें बेटा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? क्योंकि देखो मेजर अमाउंट ऑफ जो CO2 गैस हमारी होती है जो प्रोड्यूस यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में जो CO2 गैस होती है वो जो है कंज्यूम कर ली जाती है प्लांट्स के द्वारा जो डू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये उसका ऑप्शन। अच्छा, अब 11th क्वेश्चन बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से आपका है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स, देखो रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं बेटा, आपको पता है लेंथ पे डिपेंड करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करते हैं, मेटल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन शेप पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, शेप पे नहीं डिपेंड करता, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 12th, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर बोथ कैरिंग करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर। देखो अगर हम सोलेनॉइड की बात करें, सोलेनॉइड बेटा आपको क्या होता है, इस तरीके से होता है, आपका सर्कुलर लूप होता है। ठीक है, ओके, अगर हम बात करें बेटा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बात करें तो इसमें तो स्ट्रेट लाइंस होती है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर की तरफ क्या होता है बेटा, सर्कुलर रूप में, सर्कुलर की फॉर्म, सर्कुलर लूप की फॉर्म में होती है ना, सर्कुलर लूप की फॉर्म में होती है। तो देखा जाए तो उसका जो ऑप्शन होगा, इनसाइड अ सोलेनॉइड इज स्ट्रेट एंड आउटसाइड इज सर्कुलर, ऑप्शन नंबर ए। ओके दैट्स गुड, वेरी नाइस, अभी तक सब समझ में आ रहा है बेटा आपको, वेरी नाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 हमारा है, इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल प्लांट्स एंड प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन वर ऑल टॉल। ये तो आपको पता है बेटा, अगर हम जो है कैपिटल टी जो है और स्मॉल टी के बीच में अगर फर्स्ट जनरेशन में अगर हम वो करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, तो सब में बेटा क्या होता है कि सारे के सारे जो है कैपिटल मतलब टॉल ही टी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 100%। ओके, व्हेन F1 जनरेशन वाज सेल्फ कॉज, अगर इनको हम आपस में सेल्फ कॉज करते हैं इनको, तो आपको पता बेटा इसमें क्या होता है कि 25% चांस होते हैं ड्वार्फ के और 75% चांस होता है टॉल के।
ठीक है, ओके। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन विल बी, देखो आपको पता है F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जीन जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं बेटा, ये वाले होते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों कैपिटल टी भी होते हैं, स्मॉल टी भी होते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी होते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा एक न्यूमेरिकल है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इतना। बेटा आपको ना, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। अब आपको ऑलरेडी दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा 12 है, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू 36 जूल्स हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन, ये आपका लाइट वाले चैप्टर में से है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा f है और ये हमारा 2f है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को मैं 2f के बियॉन्ड रखता हूं तो आपको पता है बेटा इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है f और 2f के बीच में, यहां पर बनेगी इमेज। ठीक है, इसको अगर हम f1 f1 f2 f2 अगर बाहर खींच तो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, और कैसे बनेगी, देखो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनेगी। नेचर तो ये होगा बेटा उसका, वर्चुअल तो नहीं बनेगी, ठीक है, मैग्नीफाइड भी नहीं होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसलिए बेटा रे डायग्राम्स आपको आने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, अगर एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू एक व्हाइट कलर की लाइट जो है एंटर करती है, व्हाइट लाइट, ठीक है, तो अपने 7 कलर्स में बेटा क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डन। अब आती है बात बेटा एसिड रीजन्स की, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर बेटा आपके 20 तक 4 आपके एसिड रीजन्स क्वेश्चंस होते हैं, और उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A rainbow is an artificial spectrum of white light appearing in the sky after rain shower। ये कह रहा है जो रेनबो होती है, ठीक है बेटा, रेनबो इज एन आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम। आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम तो नहीं कह सकते बेटा, ये तो नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है तरीके से, ठीक है, जो स्काई में हो रहा है। ओके, तो ये इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया बेटा स्टेटमेंट। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसका मतलब बेटा रीजन तो फॉल्स है, लेकिन क्या कहते हैं आपका रीजन, एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, एसर्शन फॉल्स है ना, देखो ना, क्योंकि आर्टिफिशियल नहीं बेटा, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है ना आपका, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, तो इसका मतलब एसर्शन आपका फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर बेटा 18 की हम बात करें तो आप 18 क्वेश्चन को एक बार अपने आप ट्राई कीजिए। इन द रिएक्शन सोडियम सल्फेट को अगर हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बेटा बेरियम सल्फेट बनता है, साथ में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें बोला है सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट, नहीं बेटा, सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं होता, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ओके। When an aqueous solution is added to another aqueous solution, an insoluble substance is formed which is called precipitate। हाँ, ये कह सकते हैं बेटा कि अगर एक aqueous solution हम दूसरे aqueous solution के साथ ऐड करते हैं तो अगर एक insoluble substance बनता है तो उसे हम कहते हैं precipitate कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब बेटा इसका भी जो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एसर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल स्पीसीज ओवर टाइम, बिल्कुल ठीक बात है, वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए। द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग विल हैव वेरिएशन ईच टाइम बिकॉज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिलायबल। देखो बेटा क्या कह रहा है, डीएनए जब कॉपी होता है तो उसमें हर टाइम क्या होता है, वेरिएशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमेशा जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस आपका रिलायबल नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल स्पीसीज ओवर टाइम, तो बेटा यहाँ पर जो सर्वाइवल ऑफ इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें सिर्फ बता रखा है कि डीएनए जब कॉपी होता है तो उसमें वेरिएशन होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें काफी वेरिएशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ओके, तो वेरिएशन जो एक तरीके से यूजफुल है सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन होगा कि बोथ आर करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा 20th क्वेश्चन की। एसेजन आपको दे रखा है अ हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है ना बेटा, ग्रोथ को रोक देता है, बिल्कुल ठीक है। द रोल ऑफ ऑक्सिन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स। देखो ऑक्सिन ग्रोथ में हेल्प करता है या ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन बेटा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा ना यहाँ पर कि एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को कैसे रोकता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ओके, तो ये थे बेटा आपके एमसीक्यूज। ठीक है,